So good evening all of you. Welcome to the live online as well as offline class. And we have started with the fundamental rights. अब तक हमने आपको देखा कि अब तक जो आपको बताया गया है वो है features of fundamental rights, nature of fundamental rights, Article 12 that is state, Article 13 that is law. आज से fundamental rights are real, मतलब they are in real sense they are starting. From today, we are starting with real rights, fundamental rights, and we will take the first article, that is Article 14. Article 14, okay. Article 14 talks about equality before law and equal protection of law, okay. मतलब Article 14 आपके जो ये right है, ये बात करता है समता के अधिकार की, मतलब बराबरी के अधिकार की, ओके। आर्टिकल 14 आपके सिटीजन पे भी लागू होता है, नॉन सिटीजन के लिए भी लागू करता है। आर्टिकल 14 सिटीजन और नॉन सिटीजन पे ही नहीं लागू होता, आर्टिकल 14 लागू होता है आपके लीगल बॉडीज पे। लीगल बॉडीज मतलब कोई भी लीगल बॉडी, जैसे कंपनी, सोसाइटी, मतलब जिसे एक मतलब नॉन लिविंग एंटिटी बट दैट इज अ लीगल पर्सन, नॉन लिविंग एंटिटी बट दैट इज अ लीगल पर्सन, उस पर भी आर्टिकल 14 लागू होता है। आर्टिकल 14 में जो दे रखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 7 है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ओके ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी, ओके ह्यूमन राइट्स, ओके चार्टर, ह्यूमन राइट्स चार्टर का जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर है, वो आर्टिकल 7 सीधे यही चीज कहता है। अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 इन जनरल की लैंग्वेज क्या है। तो क्लास आर्टिकल 14 के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ में कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, दो बात कही गई है यहां पे, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। जस्ट दिस इज बेटर। यहां पे दो बात कही गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक आपका जो है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से, यूके से। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। अच्छा, डोभाल जी भी आज बैठे हुए हैं, ओके ओके कोई बात नहीं, ओके। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है ये राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगाता है। क्या रोक लगाता है? कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, राज्य के ऊपर रोक लगाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ये लिया है यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। ये एक तरीके से इंपावर करता है कि इक्वल कंडीशन में इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल कंडीशन में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब अनइक्वल कंडीशन में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, अनइक्वल कंडीशन में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं,
ओके चलो वो तो रिटायर हो गए हम। करंट विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। ओके और सूर्य कुमार यादव भी क्रिकेट खेलते हैं दोनों। ओके अब विराट कोहली इज अ स्टार क्रिकेटर, उसके कई सारे बिजनेस भी चीजें हैं, तो उसकी इनकम भी ज्यादा है, तो उसके ऊपर वो हाई इनकम टैक्स पे करता है। और सूर्य कुमार यादव भी क्रिकेट खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव भी खेलते हैं, बट ही इज अ जस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर, इमर्जिंग बैट्समैन। अभी उसके पास इतने इंडोर्समेंट नहीं है, ना उसने अपनी अपना बिजनेस एंटरप्राइज शुरू किया, तो ये नहीं कहा जाएगा तुम भी क्रिकेट खेलते हो, तुम भी क्रिकेट खेलते हो तो बराबर इनकम टैक्स दोगे, नो। क्योंकि विराट कोहली की कंडीशन अलग है और सूर्य कुमार यादव की कंडीशन अलग है, तो अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट मतलब इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, पर जहां जहां सर्कमस्टेंसेस ही अनइक्वल हैं वहां इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। समझ में आया क्लास? ओके मतलब आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल 14 के इस पार्ट से ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। 14 के इस पार्ट से, 14 के इस पार्ट से कैसे किस तरीके से आया है, आई विल लेट यू सी द थिंग्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो कमजोर है, जो असहाय है, जो दौड़ में पीछे है, स्टेट उसका साथ देगा, उसको बराबरी में आने का मौका देगा, मतलब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। ओके वो चाहे वुमेन रिजर्वेशन हो या वो चाहे आपके कैटेगरी रिजर्वेशन हो। ओके तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से आपके रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज होता है। समझ में आ गया ना क्लास? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। यहां आर्टिकल 14 से ही वी विल सी इट कि आर्टिकल 14 से ही आपके एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना, किसी को इनेबल किया जा रहा है। गॉट माय पॉइंट? आर्टिकल 14 से ही क्लास नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। नैसर्गिक न्याय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल जस्टिस? नैसर्गिक न्याय से क्या समझते हैं? ओके आर्टिकल 21 से भी आता है, सुप्रीम कोर्ट ने 21 में भी कहा है, 14 में भी कहा है, बट 14 क्योंकि 14 पहले आता है तो मैं आपको नेचुरल जस्टिस नहीं पढ़ा दूं, तो 21 में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। 21 में आप देख लेना कि व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। क्लियर है गाइस? ओके हेडिंग डाली क्लास आर्टिकल 14। ओके आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए आर्टिकल 14 says that, article 14 says that the state shall not deny to any person, the state shall not deny to any person equality before law, state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws, or equal protection of laws within the territory of India, within the territory of India, within the territory of India. Full stop. The provision confers rights on all persons. The provision confers rights on all persons rights on all persons whether citizens or foreigners, whether citizens or foreigners. Moreover,
Moreover, the word person includes, moreover, the word person, the word person include legal person, that is company, statutory corporations, registered society, or any type of legal person, or any type of legal person, or any type of legal person. लिख लिया सबने? Okay, any type of legal person, full stop. Next line, the concept of equality before law is of British origin. The concept of equality before law, जैसा मैंने आपको अभी समझाया था, the concept of equality before law, equality before law, ये जो है ये यूके से लिया गया है, is of British origin, while the concept of equal protection of laws, equal protection of laws has been taken from American Constitution, while concept of equal protection of laws has been taken from American Constitution, USA से लिया गया है, taken from American Constitution. Next line, equality before law means that all persons are equal in the eyes of law. All persons are equal in the eyes of law, and law treat all persons equally, without any distinction, based on ranks or position, held by individual in the society, without any distinction based on ranks or position, held by individual in the society, rank or position held by the individual in the society. मतलब be you, मतलब इसका मतलब क्या मतलब है? Be you ever so high, the law is always above you. मतलब समझे, be you ever so high, the law is always above you. ओके, अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का मेंबर चली गई. ओके, कई मतलब हमारे के यहाँ कई बार आपने देखा होगा कि बड़े लीडर्स से लेकर के सांसद अगर कन्विक्ट हो गए हैं तो जेल का ही रास्ता है. बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव. ओके, कि यहाँ पे कानून की नजरों में सब बराबर हैं, कानून विभेद नहीं करेगा. द लॉ विल नॉट discriminate. Okay, लिखे क्लास. नेक्स्ट लाइन, further it also means that all persons are subjected to the ordinary jurisdiction of the court. All persons are subjected to the ordinary jurisdiction of the court. That is a person can sue, SUE,
A person can sue or can be sued. SUED. Person can sue or can be sued. मतलब उसे कोर्ट में खींचा जा सकता है, ओके, या वो कोर्ट में खींच सकता है, ओके. पर्सन कैन सू और कैन बी सूड. इट मींस फॉर एनी एक्ट्स डन बाय द इंडिविजुअल. It means for any acts done by the individual without legal justification, any acts done by the individual without legal justification, the law shall apply equally. The law shall apply equally between the persons without any distinction based on socio-economic background of the person, without any distinction based on socio-economic background of those person. The concept originated in England. The concept originated in England and is called negative concept. ये negative concept है and it is called negative concept. Negative concept समझ गए ना क्यों होता है negative concept? क्योंकि ये रोक लगाता है, राज्य के ऊपर रोक लगाता है कि राज्य विभेद नहीं करेगा. The state shall not distinct among the persons. नहीं करेगा विभेद. Okay, it's called negative concept. It essentially means absence. It essentially means absence of any privilege for individual. Absence of any privilege for individual before the law. Absence of any privilege for individual before the law. For individual before the law. First stop. This article also suggests that this article also says that the country and its people are subject to law. Are subject to law and act accordingly. Thus Article 14 is against monarchy or theocracy. Against monarchy or theocracy. ये लाइन समझे? मोनार्की और थियोक्रेसी मतलब आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा. रूल ऑफ लॉ, देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, जो पीपल है वो भी रूल ऑफ लॉ से चलेंगे. तो यहां कोई राजा का शासन नहीं होगा कि राजा अपने हिसाब से रूल बनाएगा, उसके हिसाब से चीज चलेगी. और ना ही कोई थियोक्रेसी जो रिलीजियस चर्च, थियोक्रेसी चर्च का एग्जाम कर रहे हैं, कोई धर्म का शासन चलेगा कि नहीं भाई ये धर्म में कहा रखा है वही हिसाब से चलेगा. देश रूल कानून के हिसाब से चलेगा. आर्टिकल 14 क्लियर है क्लास? देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट पे आइन. देखिए नेक्स्ट लाइन. further equality before law incorporates in itself
the principle of incorporates in itself the principle of rule of law, incorporates its principle the rule of law, कानून का अधिकार. Okay, the rule of law also originated in England. The rule of law also originated in England, and it means the absolute supremacy of regular law, and it means the absolute supremacy of regular law as opposed absolute supremacy of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, as opposed to the influence of arbitrary power. Arbitrary power मतलब मनमाना, arbitrary power. So stop. In other words, it means, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, इसे हाईलाइट करके लिख दीजिएगा. ये कुछ चीजें होती हैं जब कभी आप एसे, मेंस या जो आप लिटरेचर लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, उनमें लिख दोगे ना तो वो आपके आंसर राइटिंग में जान फूकेंगी. इट इन अदर वर्ड्स इट मींस द लॉ शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन. In other words, it means the law should not be subject to administration. The law should not be subject to administration, but it is the administration which is subject to law. But it is the administration which is subjected to law. इसका मीनिंग समझे? मतलब the law should not be subject to administration, but it is the administration which is subjected to law. कहने का तात्पर्य यह है कि कानून प्रशासन के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, बल्कि प्रशासन को कानून के हिसाब से चलते रहना चाहिए. प्रशासन कौन चलाता है? एग्जीक्यूटिव, जो कल हम बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही तो प्रशासन चलाते हैं. तो प्रशासन के हिसाब से कानून नहीं बदलना है, कानून के हिसाब से प्रशासन को चलना है. तो भारत में डिक्टेटरशिप तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है. मतलब समझ पा रहे हैं ना? ओके ओके, लिखे क्लास. It signifies what is called as lex supremus. Lex supremus, that is, law is supreme. It was AV Dicey. प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है, CAPF में क्वेश्चन बना है, CDS में क्वेश्चन बना है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? AV Dicey. It was AV Dicey, DICEY, AV Dicey in England, who popularized DICEY, AV Dicey popularized the concept of rule of law. According to him, it includes three principles. According to him, it includes three principles. Point number 1, no man shall be punished or made to suffer in body or goods. No man, मतलब यहां मैन और वुमन एक ही है, पर शब्द बता रहा हूं. ओके, नो मैन shall be punished or made to suffer in body or goods, or made to suffer in body or goods, except for the violation of law, except for the violation of law. For the violation of law. So such violation must be established
और वो वायलेशन कोर्ट में एस्टेब्लिश होना चाहिए, एंड सच वायलेशन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड in an ordinary court of land, in ordinary court of land, in ordinary legal manner, in ordinary legal manner, in ordinary court of land and in ordinary legal manner. कसाब को कितने 100 लोगों ने देखा होगा गोली चलाते हुए, निर्दोष लोगों को मारते हुए? क्लियर कट एविडेंस था, लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी, लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी, सब चीज चल रहा था कसाब का। पकड़ा गया, खत्म कर देना चाहिए था, तुरंत खत्म कर देना चाहिए था। पर अगर तुरंत खत्म करते तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो पहले उस गलत काम को कोर्ट में प्रूव होना चाहिए, और ये प्रूव होना चाहिए था कौन कौन से कानून का वायलेशन किया। जो अभी प्रयागराज में जो घटनाएं घटी, ओके, जो पुलिस कस्टडी में जो बाहर के से जो 4 लोग आए और उन्होंने गोली मार दी, तो जो लोग, अब इसमें 2 धड़े बच चुके हैं। एक कहता नहीं गलत के साथ गलत ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ओके। दूसरा एक क्या होता कि नहीं भाई, मतलब वो सिंपैथी नहीं रख रहा है, पर दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि ये तो जंगल राज की ओर चीज जा रही है, कल को कोई भी चीज कर देगा। फिर तो हर कोई बंदूक का लाइसेंस रहे, घर में अपने बंदूक रख दे। किसी ने, अच्छा तुमने मेरी गाड़ी को ठोका था, चलो आज मैं तुम्हें ठोकता हूं, ओके। तो फिर कोर्ट की जरूरत क्या है? आर यू गेटिंग? ये आर्टिकल 14 से चीज कौन सा समझ रहे हो कि अगर किसी पर्सन ने गलत किया है तो कोर्ट में प्रूफ हो कि उसने गलत किया है, और फिर कानून के हिसाब से उसको सजा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ डिफाइन, अंग्रेजों ने भारत में आकर के रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये तो हमारे क्या तो बादशाह महाराजा महाराजा थे, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, खौलते तेल में डलवा दो, ओके। और इनोसेंट कैसे होता था? इनोसेंट कैसे एंशिएंट इंडिया में, शायद पुराने स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, इनोसेंट में कैसे होता था कि ये गरम एक आयरन रॉड को गरम किया जाता था, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल रेड हॉट, और कहा जाता था इसको पकड़ लो, अगर अनहर्ट हुए तो दैवीय शक्ति चाहती है कि तुम बेकसूर हो। अंगारे पे चलाया जाता था कि अगर पैर अनहर्ट हुए तो दैवीय शक्ति कहती है कि यू आर इनोसेंट, तो इसलिए तुम इनोसेंट हो। अंग्रेजों ने कहा व्हाट रबिश, रूल ऑफ लॉ। वो बात अलग है कि अंग्रेजों के पक्ष में वो रूल ऑफ लॉ नहीं मानते थे, वो हिंदुस्तानियों में ही वो रूल ऑफ लॉ चलता था। जहां इंडियन वर्सेस ब्रिटिश आ जाता था, वहां रूल ऑफ लॉ किनारे हो जाता था। जैसे अगर आप देखोगे, आगे आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाएंगे, ओके, चैप्टर नंबर 2, जब रिपन इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी में इंडियंस को भी ये अधिकार मिला कि गोरो लोगों को, फिरंगियों को कोर्ट में चार्ज करने का, तो कंट्रोवर्सी हो गई कि ये काले कलूटे लोग हम पे सजा सुनाएंगे, हमें सजा सुनाएंगे, और रिपन को जान से मारने का प्लॉट हैच कर दिया गया। यस सर, रिपन को जान से मारने का प्लॉट हैच कर दिया गया, ओके। तो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी में अंग्रेजों ने एक तरीके रूल ऑफ लॉ का वायलेशन किया था, पर वो अंग्रेज वर्सेस इंडियंस थे, पर जहां इंडियन वर्सेस इंडियन होते थे, वो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट करते थे कि सजा मिलेगी तो कानून के तहत सजा मिलेगी, और वो कानून के तहत जो उसने अगर गलत काम किया है पहले कोर्ट में प्रूव होना चाहिए। तभी तो देख लो हमारे जितने मेजर बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे के सारे लीगल लुमिनरीज थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ओके, महात्मा गांधी, ओके, बताने की जरूरत नहीं, लाइन से सबके सब लीगल लुमिनरीज थे। सरदार पटेल, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, ओके, सबके सब लॉ एक्सपर्ट, ओके। तो कहने का मतलब है अंग्रेजों ने यहां रूल ऑफ लॉ शुरू किया है कि आपका कानून आपके मन मुताबिक नहीं चलता,
कानून कानून के हिसाब से चलता है। और यही रीजन जो अभी जो पिछले सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आर्टिकल 14 पे कंट्रोवर्सी, इसी पॉइंट पे जो मैं एक्सप्लेन कर, कि मतलब आप कानून, हम और आप कानून नहीं ले सकते ना। कल हो गया फिर आप भी हथियार जेब में रख के घूम रहे हो, फिर तो जंगल राज होगा, मत्स्य राज होगा, मत्स्य राज। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मत्स्य राज। ओके, क्लियर है गाइस? लिखिए पॉइंट नंबर 2, all persons are subjected to ordinary law of land. All persons are subjected to ordinary law of land. All persons are subjected to ordinary law of land without any distinction, without any distinction based on rank or position, without any distinction based on rank or position, and are subjected to jurisdiction of ordinary court without any distinction based on rank or position, and are subjected to jurisdiction of ordinary court, and are subjected to jurisdiction of ordinary court. And point number 3, the constitution is the result of ordinary law of land. थर्ड है एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। सामान्य कानून, सामान्य कानून मतलब आपके लिए अलग से कानून नहीं होगा, हम और आप सामान्य कानून के तहत ही आए, प्रधानमंत्री भी सामान्य कानून के तहत ही आए। प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब आप, प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। हाँ, आर्टिकल 14 के भी एक्सेप्शन है, तो हम आपको बताएंगे कि जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, ओके, विदेशी राजनयिक, फॉरेन डिग्निटरीज या फॉरेन एम्बेसडर्स, उन पर आर्टिकल 14 नहीं लागू। ओके, उन पे आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। बाकी सब हम और आप ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के तहत ही, स्पेशल लॉ ऑफ लैंड नहीं, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। जो कानून सभी के लिए है वो कानून हमारे लिए भी। कल को आप लोग ये नहीं कहेंगे कि अगर आप पुलिस के द्वारा चालान वालान कभी किया जाता है कि तुम नहीं जानते कि मेरे पापा कौन है। ओके, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, कानून सभी के लिए एक समान। अब आप कहोगे नहीं सर ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ओके, सलमान खान को 5 मिनट में जमानत हो जाती है और यहाँ बगैर सुने लोग 3-3, 4-4 साल उनकी सुनवाई नहीं होती, जेल में पड़े रहते हैं। तो सर देयर इज सम लैकुने, वो सब हम जानते हैं कि लैकुने हैं और उस चीज को सुधार करने की कोशिश की जा रही है। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, और उसके मतलब जब वो कभी वो न्यूज आए, आप मेरे को उस चीज को लेके आए तो मैं उसको बताऊंगा कि चीजें क्यों हुई इस तरीके से। ओके, उसके अलग अलग रीजंस हैं, बट इन जनरल कानून, अब द बेस्ट एग्जांपल इज द वेटरन ही कहा जाएगा, नॉर्मल आजकल तो नहीं आ रहे, वेटरन एक्टर संजय दत्त। आपने, अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने संजू मूवी देखी होगी, ओके, नहीं देखी होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर देखी होगी तो आपने क्या देखा कि मतलब कानून के तहत अगर आ गए तो फिर कानून तो अपने फिर तो लेगा ही सर। कोटा, टाडा, टाडा, ओके, टाडा के तहत बुक किया गया था AK-56 असॉल्ट राइफल। घर से ये हुआ था कि इन्होंने AK-56 रखी है और भारत में ऑटोमेटिक राइफल्स अलाउ नहीं, सिटीजन्स नहीं रख सकते ऑटोमेटिक राइफल्स सिवाय डिफेंस पर्सनल के, और वो भी सरकारी उनकी रहेगी। ओके, वो मतलब इन जनरल है, मेरे ख्याल से आर्मी पर्सनल भी घर में अपनी राइफल्स नॉर्मली तौर पे नहीं ला सकते, एक्सेप्शनली तौर पे ला सकते हैं, एक्सेप्शन कर सकते हैं, पर नॉर्मली में वो नहीं ला सकते डिफेंस पर्सनल्स, जो इंसास है या AK-47 है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब संजय दत्त को अरेस्ट हुआ, संजय दत्त के चीजें, ये सारी चीजें हाईलाइट हुई, तब उनके फादर कांग्रेस गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP थे, सुनील दत्त, श्री सुनील दत्त, और कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। तो आप सोच सकते हो क्लास,
मतलब एमपी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो लॉ ऑफ लैंड, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड कि जो मैंने एक इसका ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड का एक सबसे आसान वाला चीज मैं आपको बोलूं, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। आप कितने भी ऊपर हो जाओ, लॉ आपसे ऊपर ही रहेगा। आप राष्ट्रपति बन जाएं और राष्ट्रपति से होकर के आपसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, बाय चांस इंसान है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, तो तब तो आपके खिलाफ केस नहीं चलेगा जब तक आप राष्ट्रपति हैं। पर जैसे ही आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा, केस ओपन हो जाएगा। और सपोज आप राष्ट्रपति हो जाएं और आपने अपने पड़ोसी का प्लॉट हड़प लिया, सपोज एक एग्जांपल करें, पड़ोसी का प्लॉट हड़प लिया, तो आपके खिलाफ सिविल केस चल सकता है। सिविल केस राष्ट्रपति के साथ, क्रिमिनल केस पे अलाउ नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं चल सकता राष्ट्रपति का जब तक वो राष्ट्रपति पद पे है। जब तक कोई राष्ट्रपति या गवर्नर पद पे है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। मेरे पास स्टूडेंट बहुत तरह के, हर साल ये फंडामेंटल राइट आता मेरे सामने, और हर साल स्टूडेंट्स अपने दिमाग से उपज से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। सर अगर राष्ट्रपति मर्डर कर दे तो सर राष्ट्रपति कैसे मर्डर करेगा? राष्ट्रपति की पद की गरिमा होती है। कल को आप आईपीएस ऑफिसर बन दोगे, सबको गोली से उड़ा दोगे क्या? मतलब आपको तो सर्विस रिवॉल्वर मिलेगी, मतलब झगड़ा हुआ नहीं कि बस आगे बंदूक ताने अभी उड़ाता हूं, इनकाउंटर करता हूं, नहीं करोगे ना। तो राष्ट्रपति इस तरीके से नहीं करता। मतलब देखो क्लास में हो, यहां किसी ने नहीं पूछा, पर आई एम प्रीटी मच श्योर कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर राष्ट्रपति क्रिमिनल, भाई अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को इम्यूनिटी है, रोडीज वाली इम्यूनिटी ना, इम्यूनिटी ज्यादा समझते होंगे आप लोग, ओके इम्यूनिटी है, ओके। और जब से कोरोना आया तब से ज्यादा इम्यूनिटी आ गई, ओके। तो इम्यूनिटी है, बट क्रिमिनल केस ये कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि राष्ट्रपति और गवर्नर पे तब तक नहीं चलेगा जब तक वो पद पे आसीन है। हाँ सर, मतलब मतलब कोई क्रिमिनल केस किया और ही डाइड, हाँ केस तो फिर डिसमिस हो जाए। फायदा अब ये तो गॉड वर्डिक्ट है ना, उसमें कोई वो चीज नहीं किया जा सकता। एनीवेज डाउट है तो क्वेश्चन वैलिड है भाई, ओके। अब भाई सिंपल बात है, हम ऊपर से तो किसी को जुडिशरी लेके नहीं आएगी, ओके। तो तो कहने का मतलब ये है, मतलब मैंने जो अभी बोला, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज ऑलवेज अबव यू, इवन इट इज एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो। क्रिमिनल केस में कब तक आपको छूट मिलेगी? जब तक आप पद पे हैं। द मोमेंट भाई 5 साल बाद पद से हटते हैं, जैसे ही पद से हटेंगे तुरंत क्रिमिनल केस शुरू हो जाएगा। सिविल केस में आपको 2 महीने के नोटिस के बाद कार्रवाई हो सकती है, 2 महीने के नोटिस के बाद। मतलब सपोज आपने पड़ोसी की जमीन हड़प ली, ये प्लॉट हमारा, और आपने बोर्ड लगा दिया, ओके। तो वो केस आपके खिलाफ कर सकता है, बशर्ते आपने राष्ट्रपति को 2 महीने का क्या, आर्टिकल 14, सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर, सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये चीज ध्यान रखना। नो वाइस प्रेसिडेंट, नो प्राइम मिनिस्टर। सिविल केस प्रूफ हो गया, फिर तो कोर्ट जो डिसाइड करेगा। ऑर्डिनरी राष्ट्रपति भी सौम्या ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के तहत, यही तो है ना? है भाई, सिंपल बात है, देखो सिंपल बात है। इसीलिए तो वो है हमारे क्या आपके महाभियोग, इम्पीचमेंट, कि सपोज अगर राष्ट्रपति ने कोई ग्रेव मिसकंडक्ट कर दिया, द पार्लियामेंट इज देयर फॉर द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वो फिर तो उसे पद से हटा करके फिर उसे इम्पीचमेंट शुरू होगी उसकी, ओके। पद से फिर नया राष्ट्रपति बनेगा, वो इम्पीचमेंट शुरू होगी। फिलहाल अभी हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, नहीं तो आप नए स्टूडेंट पूछोगे सर ये इम्पीचमेंट क्या है, ओके। जिस प्रोसेस से राष्ट्रपति हटता है, ओके। तो मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई ग्रेव क्राइम कर दिया तो डेफिनेटली पार्लियामेंट उससे पहले मतलब इम्पीचमेंट ही ले आएगी, उसे पद से हटा ही दिया जाएगा। ये थोड़ा ना उसे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति पहले हटेगा, उससे पहले इम्पीचमेंट आ जाएगा, ओके। लिखे क्लास, लिखे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, लिखिए। इन इट्स एप्लीकेशन द थर्ड पॉइंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, नेक्स्ट लाइन, इन इट्स एप्लीकेशन the third point of rule of law
stands modified in India. Third point of rule of stand modified in India. Modified in India. मैं समझा दूंगा. India, which reads that stands modified in India, which reads that reads R-E-A-D-S, which reads that Constitution is supreme law of land. Constitution is supreme law of land, and all laws passed by the legislature, and all laws passed by the legislature must be in consonance with the provision of the Constitution. With the provision of the Constitution. Must be in consonance with the provision of the Constitution. Of the Constitution. अब इसका मतलब क्या है? एवी डाइसी का थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भारत में एप्लीकेबल नहीं है? एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कानून मिले हैं वो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन के द्वारा मिले, जुडिशरी के लॉ इंटरप्रिटेशन के द्वारा मिले. जो कानून, थर्ड जो लाइन लिखवाई है, जो थर्ड पॉइंट लिखवाया है एवी डाइसी का, जो कि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, कि जो नागरिकों को कानून मिले हैं, जो नागरिकों को राइट्स मिले हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. ये ब्रिटेन में सही बैठता है क्योंकि वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, ये इंडिया में नहीं बैठता क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा रिटन है. तो यहाँ पे जो कानून, जो अधिकार दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए. तो एवी डाइसी का थर्ड पॉइंट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है. थर्ड पॉइंट समझ गए? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि द लॉज विच आर गिवन टू द सिटीजन्स आर बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जुडिशरी. और भारत में इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है. द लॉ जो है दिए गए वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन. समझ में आया क्लास? नेक्स्ट लाइन लिखिए. सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, it is the adoption of rule of law. It is the adoption of rule of law that has changed the concept of administration. That has changed the concept of administration from rex lex. That has changed the concept of administration from rex lex. From rex lex, ब्रैकेट में लिखो king is law, to lex rex, that is law is king. इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं आर्टिकल 14 का? आप इसको अगर सही से कर लोगे, लक्ष्मीकांत किनारे रख दोगे, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने रख भी दी होगी. ओके ओके, मतलब आर्टिकल 14 क्या कहता है कि आर्टिकल 14 की वजह से इक्वलिटी बिफोर लॉ से the law is king, not king is law. Law is king. Law जो मैंने पहला ना, be you ever so high, the law is always above you. कानून सर्वोपरि है. भारत में एक ही सेवा है जिसके पीछे, जो सबसे चार्मिंग सेवा, सबसे बड़ी सेवा, सबसे, उससे बगैर कोई है ही नहीं. That is to be the judge of Supreme Court. मतलब इवन देन आप कितने भी बड़े भी IAS हो, आप कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों ना हो, the judges of Supreme Court are like anything, or the judges are of like anything, justice are like anything. मतलब they have the supreme authority. वो law को interpret कर रहे हैं सर.
ओके, क्लियर है गाइस? और ये कभी आर्टिकल 14 में ना, तो ये लाइन जो है वो जो एक इससे पहले लाइन बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द लॉ, और ओके, एंड व्हाइल law should not be subject to the administration. Okay, lex rex. Further, the rule of law is essential for healthy functioning of democracy. Rule of law is essential for healthy functioning of democracy. The Supreme Court has also ruled that supremacy of rule of law. Supreme Court has also ruled that supremacy of rule of law is an immutable principle of governance. Supremacy of rule of law is an immutable जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, immutable principle of governance in India. Therefore, executive direction cannot override. Rule of law. Executive direction cannot override rule of law. Executive direction cannot override rule of law. So, where the law is supreme, supreme, it is followed by a phrase. इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, be you ever so high, the law is always above you. Be you ever so high, the law is always above you. एसआई के सिलेक्शन के बाद आपने आपको चुलबुल पांडे नहीं समझना चाहिए. ओके, समझ में आया क्लास? मतलब इवन देन आईपीएस भी बन जाए तब भी यू कैन नॉट डू व्हाट यू वांट. सरकार में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में और पुलिस में एक एक गोलियों का हिसाब दिया जाता है, और मिलिट्री में तो बहुत स्ट्रिक्ट है. मिलिट्री में अगर आपकी ट्रेनिंग के दौरान एक खोखा भी मिस है, एक गोली भी मिस है, गोली का खोल, ओके, जब तक आप उसे ढूंढ के नहीं दोगे ना, आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी. मतलब एक गोली मिस है, मतलब आपने किसी एक का जान ले ली. तो ये चीज होती है. मतलब बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू. भारत में कानून का राज है. अब वो बात अलग है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि कहाँ कानून का राज हो, बट कानून का राज है. ओके, लिखे क्लास. The rule of law is preserved by Supreme Court and High Court. The rule of law is preserved by Supreme Court and High Court with the power vested in Article 32. The rule of law is preserved by Supreme Court and High Court with the power vested in the Article 32 and Article 226 respectively. Vested, V-E-S-T-E-D, vested in Article 32 and Article 226 respectively. Realizing the importance of rule of law, realizing the importance of rule of law, realizing the importance of rule of law, rule of law, the Supreme Court has ruled that, the Supreme Court has ruled that it is the basic structure of the Constitution. It is the basic structure of the Constitution, which means the Parliament cannot abrogate
The parliament cannot abrogate, abrogate, abrogate article 14, article 14 with the help of article 368, with the help of article 368. ब्रैकेट में लिख लो जिन्हें नहीं मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368, मतलब 368 के द्वारा 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है। मतलब कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो 368 लागू होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप 368 के द्वारा आर्टिकल 14 को एब्रोगेट चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना गाइस? ओके, लिखे क्लास, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, exception to the rule of law and equality before law. Article 361, Article 361 of the Constitution has mentioned 3 exceptions. याद रखना 361, एक महीने बाद पूछूं तो याद होना चाहिए। Article 361 of the Constitution has mentioned 3 exceptions with the rule of law, 3 exceptions with the rule of law or equality before law, rule of law or equality before law. Point number 1, a president or governor of state, a president or governor of state is not answerable to any court of law, are not answerable to any court of law in discharge of his official duties, in discharge of his official duties. A president or governor of state is not answerable to any court of law in discharge of his official duties. सेंस भी बनता है क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने मन से कोई काम करते हैं ही नहीं, वो तो वो कहते हैं जो उनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कराते हैं। पॉइंट नंबर 2, no criminal proceedings can be initiated or continued, against the president or governor of state, in a court of law. No criminal proceedings can be initiated or continued against president or governor of a state in a court of law till they are in the office, ये चीज ध्यान देने वाली बात ये है, जब तक वो ऑफिस पे हैं, पद पे हैं, तब तक उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अगर वो पदच्युत हो गए, पदच्युत मतलब रिमूव हो गए, या पद से हट गए, या उनकी अवधि खत्म हो गई, पद की अवधि, फिर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। जब तक पद पे हैं तब तक इम्यूनिटी है। समझ में आ गया क्लास? पॉइंट नंबर 3, नो सिविल प्रोसीडिंग्स in which relief is claimed, can be initiated against the president or governor, against the president or governor of state, except after the expiry of 2 months notice, served on him, governor of state, no civil proceeding, मैं फिर से रिपीट कर, no civil proceedings in which relief is claimed can be initiated against the president or governor of state except after the expiry of 2 months notice served on him.
मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। दो तरह के चार्जेस होते हैं क्लास, ध्यान रखना। मतलब नए स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, चलो पॉलिटिकल साइंस छात्रा से पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ? ऑप्शनल। ओके, सिंपल भाषा में समझ लो, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। ओके, और जो सिविल लॉ होता है वो स्टेट के, कभी कभार स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, पर इन जनरल वो दो पर्सन के बीच का मामला होता है। सपोज हमारा और आपके बीच में फीस का लेन देन होगा, सपोज, ओके, तो वो सिविल लॉ होगा। और उसी में आपने फोन करके कह दिया सर जी बाहर मिलो आपको देख लेंगे, और मैंने वो चीज पुलिस में कंप्लेन कर दी, ओके, कि इन्होंने मेरे को धमकी दी कि बाहर मिलो देख लेंगे। ओके, वो क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा हमेशा क्लास स्टेट लड़ता है। भाई स्टेट, कल को आप सपोज आप मुख्यमंत्री बने तो आप क्या चाहोगे? आपके राज्य में सब कुछ शांत रहे, सब चीज बिल्कुल आराम से स्मूथली चलता रहे। तो जब कभी भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो स्टेट मुकदमा लड़ता है, राज्य मुकदमा लड़ता है। सरकार, राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार मतलब गवर्नमेंट मुकदमा लड़ती। जब अभी आपने देखा होगा, जब अभी छात्रों ने बवाला काटा था, ओके, तो पत्थर वत्थर फेंके गए थे, पुलिस भी हर्ट हुई थी, तो नेक्स्ट दिन न्यूज में क्या आया था? अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, स्टेट ने दर्ज करा। सिविल मामला भाई भाई के बीच में हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो सकता है, पर दो मामला किसी में वो लेन देन। सिविल मामलों में इन जनरल, वैसे उसमें भी कई बार प्रावधान है, पर इन जनरल फाइन होता है, फाइन होता है। मतलब कुछ मामलों में है इम्प्रिजमेंट, पर रिगरस टाइप का नहीं है, और क्रिमिनल मामलों में चीज होती है। और क्रिमिनल मामले और भी दो तरह के होते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ओके, कंपाउंडेबल मामला वो होते हैं जो कि आप वापस ले सकते हैं। जैसे आपने मेरे से कहा कि सर आपको देख लेंगे, तो मैं घबरा गया और मैंने चला गया नाला पानी चौकी कि इन्होंने कहा कि हम आपको देख लेंगे। फिर बातचीत हुई, करे सर वो तो हमने तो ऐसे ही कहा था, तो हम वापस ले सकते हैं। बट कुछ केसेस जैसे मर्डर, रेप, ओके, ये सारे केसेस नॉन कंपाउंडेबल है। मतलब एक बार इंसिडेंट अगर होता है वापस नहीं लिया जा सकता। प्रोसेस शुरू हुआ है तो ये अंजाम तक पहुंचेगा। एफआईआर लिखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट केस फाइल होगा, कोर्ट के सामने मतलब कोर्ट के सामने गवाह आएंगे और चीजें अंजाम तक पहुंचेगी। समझ में आएगा ना? ये सब चीजें आगे आती जाएंगी, जैसे हम पॉलिटी पढ़ते जाएंगे, ये सब सारी चीजें आपको आगे पढ़ते के पढ़ते खुलती चली जाएंगी। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए सिविल और क्रिमिनल क्या होते हैं। सिविल लॉज वो होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, कुछ भी उपद्रव करना, ओके, तेज राजपुर रोड पे खूब तेज गाड़ी चला के उसमें खूब म्यूजिक बजाना, आप दूसरों के साथ रैश ड्राइविंग, किसी की जान जा सकती है सर। आजकल देखो पुलिस बहुत जबरदस्त चालान काट रही है, यात्रा शुरू हो चुकी है, ओके, बाहर स्टेट से काफी लोग आ रहे हैं, तो पुलिस जबरदस्त चालान काट रही है। ओके, लिखिए क्लास, एक्सेप्शन आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, लास्ट लिख लीजिए, एक्सेप्शन आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा लाइन पढ़ो बेटे, लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, फिर से पढ़ो, देखो मैं पढ़ा रहा हूं। No civil proceedings in which relief is claimed can be initiated against the president or governor of state except after the expiry of 2 months notice। मतलब 2 महीने से पहले आपकी सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो, आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने के बाद ही इनिशिएट होगा। तभी हमने कहा पहले आप पढ़ो तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, लास्ट लिखिए, एक्सेप्शन आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मैंने आर्टिकल बताया, ये आर्टिकल 361 है, 361 में ये 3 पॉइंट है। आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्लास इंटरनेशनल लॉ है, कि अगर विदेशी राजदूत एम्बेसडर्स से कोई अगर कानून
तोड़ा जाता है, टूट जाता है कानून, और ग्रेव कानून जैसे मर्डर हो गया या किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया या एक्सीडेंट हो गया जानबूझ के, तो वो आर्टिकल 14 के तहत नहीं। पर उसमें इंटरनेशनल लॉ चलेगा। देश क्या करेगा, उस एम्बेसडर से सीधे कह देगा देश छोड़ दीजिए, और जिस देश का एम्बेसडर है उस देश से ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस पर्सन को अपने यहाँ जो इसने जो यहाँ क्राइम कमिट किया है, आपके यहाँ जो सजा है उस पर्सन को, पर उसको भारत सजा नहीं दे सकता। जैसे आपको सपोज मैंने आपको एक दिन शायद बताया भी था क्लास में, मतलब वे बैक आज से 7-8 साल पहले लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर थे, वो ही वाज ब्रूटली हैरेसिंग हिज वाइफ। ओके, बहुत ही ज्यादा उसको मारता पीटता था। वो बगल वाले बिल्डिंग से, ये आज तक का पूरा आज तक पे आ गया था, यू कैन सी इन द गूगल ऑल्सो, आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि उसे ये था कि हम तो इम्यून है, क्या कर लोगे। वो ओपनली वाइफ को चैलेंज करता था, बुलाओ पुलिस, पुलिस हमें छू भी नहीं सकती। पर ये जब वीडियो बाहर आया एम्बेसी और यहाँ पे पड़ा, तुरंत इंडिया, मतलब इंडिया, भाई इंडिया की इमेज डाउन हो रही है, हमारा एम्बेसडर ऐसा काम कर रहा है, मतलब जो एम्बेसी में है। ओके, तुरंत इंडिया ने एम्बेसडर को वापस बुलाया और उसके खिलाफ जो यहाँ पे जो चार्जेस थे वो तुरंत लगा दिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है वो सेम चीज है। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी है, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एम्बेसडर या फॉरेन डिग्निटरीज, मतलब जैसे पुतिन जी आए, ओके, या जो बाइडेन साहब आए, उनकी गाड़ी से सपोज कोई ठुक ठुका गया, ओके, तो तब भी उनको इम्यूनिटी है।